हमारे सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल टीचर टॉपिक 57 में स्वागत है। आज हम आर के जीएस पोर्शन का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम दिवस में हम संविधान को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसके विभिन्न भागों को जानने का प्रयास करेंगे। आज हम इसके प्रथम भाग पर चर्चा करेंगे। ये हमारा प्रथम दिवस है। आज हम इसमें संविधान के मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे और मूल भाव के साथ ही ये संभावना है कि क्लास पहला है और गलती भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो के माध्यम से कभी पढ़ाई नहीं की है। सो आपके कृपया गलतियों पर ध्यान ना देकर क्लास पर ध्यान दीजिए और हमारे इससे पहले हमारे चैनल टीचर टॉपिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं हम क्लास की ओर और आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों को स्वागत है। आज हम संविधान का जो अध्याय है वो प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम दो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। नंबर एक तो भारत का संविधान, जिसमें वीयर एक्ट है और इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समाया हुआ है। और दूसरा जो हम पुस्तक का प्रयोग करेंगे वो भारत का संविधान, जो आप देख रहे हैं, आचार्य डॉक्टर डी बसु की द्वारा लिखित है और ये संपूर्ण में एक बहुत अच्छी पुस्तक है। इन दो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे हम पूरे संविधान को पढ़ने में और जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करने का प्रयास भी हम करेंगे। भारत का संविधान एक परिचय, डॉक्टर आचार्य डॉक्टर दुर्गादास बसु। इसमें हमने संविधान के जो पोर्शन छाटे हैं उसको आप देखिए। संविधान के, भारत के संविधान के जो हमने 8 पोर्शन छाटे हैं, बस हम इन्हीं 8 पर तैयारी करेंगे और उसे पढ़ेंगे। इसमें वैसे तो काफ़ी लंबा है भारत का संविधान, लेकिन हम जितना पोर्शन हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से है हम केवल उसी को ही देखने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु हमारा है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम भारत का किस तरीके से विकास हुआ वो देखेंगे और दूसरे में हम पॉइंट में हम संविधान सभा हमारी कैसे गठित हुई और संविधान के पूरे निर्माण की प्रक्रिया शॉर्ट में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा हमारा संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी और उनके काम क्या थे, इसको हम देखेंगे। और नंबर 4 पे हम संविधान के सूत्र देखेंगे, संविधान के क्या क्या सूत्र हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या हमारे संविधान में समाहित किया गया है। 5 में हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे, इसमें हमारे कितने भाग हैं और किस भाग में क्या क्या है। उसके बाद हम संविधान में अनुच्छेद हम देखेंगे, कितने अनुच्छेद हैं और हर अनुच्छेद में क्या क्या है, बहुत शॉर्ट में देखेंगे। उसके बाद अनुसूचियाँ देखेंगे और उद्देश्य का देखेंगे। अनुसूचियाँ, ये हमारी अनुसूचियाँ हैं और उद्देश्य का। अब जहाँ तक हमारे आर का प्रश्न है उसमें हम कहाँ से क्या आएगा उसको हम सबसे पहले हम अनुसूचियों को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम अनुसूची पे आते हैं, इसको हम हटा देते हैं और अनुसूची देखते हैं। ये भारत का संविधान है, अनुसूची। इसमें हम जो हमारा मूल संविधान था, जो भारत का संविधान जब हमारा लागू हुआ था, इसकी उद्घोषणा जब हुई थी, तब उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां हमारी थीं। 8 अनुसूचियां हमारी थीं, जो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 12। जो भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे, तब प्रथम संविधान संशोधन हमारा हुआ था और 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ी गई थी। इस प्रकार हम पहली अनुसूची में देखते हैं। पहली अनुसूची में हमारे संघ, राज्य क्षेत्र और राज्य दे रखे हैं, जिसमें हम राज्यों की सूची दे रखी है और नए राज्यों को हम जोड़ेंगे, किस तरीके से उसमें संशोधन करेंगे, वो हमारा अनुसूची 1 में दे रखा है।
अनुसूची 1 में हमारा इतना ही है। अनुसूची 2 में हमारे जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में इसमें जो वेतन भत्ते हैं उसको इसमें दे रखा है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष आ जाएंगे, उपाध्यक्ष आ जाएंगे, राज्यसभा के सभापति आ जाएंगे, उपसभापति आ जाएंगे, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आपका विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, न्यायाधीशों जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक जिसको हम CNG के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी ऑफ जनरल, इस नाम से इनको भी जानते हैं। इनका भी हम वेतन हम इसमें देखते हैं। ये हमारे संविधान की अनुसूची 2 में एक सीधी सी मोटी सी बात है। वेतन और भत्तों के बारे में हमारा जो अनुसूची है वो 2 हमारी वेतन और भत्तों से संबंधित है। आप मोटा मोटा ये समझ लें। तीसरे में शपथ दे रखी है, शपथ का प्रारूप दे रखा है, किसको कैसे शपथ दिलाई जाएगी, सब लोगों की शपथ इसमें दे रखी है। मात्र एक राष्ट्रपति एक ऐसा है जिसकी शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ इसमें नहीं दे रखी है। ये संविधान के अनुच्छेद 60 में दे रखी है। शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप हमारा अनुसूची 3 में दे रखा है। इसको हम बड़े ध्यान से हमें देखना चाहिए। इसमें हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद के सदस्य, राज्य के सदस्य, CNG, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, सभी की शपथ का प्रारूप और प्रतिज्ञा हमारी 3 में दे रखी है। इसको हमारे जो संविधान का अनुसूची 1 और अनुसूची 3 खास तौर से मुख्य रूप से हमारी याद करने का विषय रहेगी। इसी तरीके से हम इसके अनुसूची 4 पे आ जाएंगे, जिसमें हम राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। इसमें राज्यसभा में किसको कितना स्थान प्राप्त है उसका आवंटन दे रखा है। संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यथा जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी ये इसमें समाहित हैं। अनुसूची हमारी जो 5 है वो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। ध्यान रखें, जो हमारी अनुसूची 5 है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ इसमें दी गई हैं। वो राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को समाप्त कर सकता है, बड़ा राज्यपाल की मतलब सलाह से उसको बढ़ा सकता है, उसको न्यून कर सकता है। ये सब चीज़ उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हमारी अनुसूची 5 में दे रखी हैं। 1997 में एक केस हुआ था, समथा बनाम आंध्र प्रदेश के नाम से एक केस हुआ था। 1997 में समथा बनाम आंध्र प्रदेश के नाम से जो केस हुआ था, उसमें राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो कंपनियों के खनन, मतलब वहाँ की भूमि के खनन आदि को किसी कंपनी को दे। ये एक मुख्य बिंदु है। 1997 में समथा बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य में ये विवाद सामने आया था। तो हमारी अनुसूची जो 5 है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। मोटा मोटा हम इसको याद रखेंगे। अनुसूची हमारी जो 6 आती है वो हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको हम ATMM याद करने की दृष्टि से ATMM यानी हमारा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है। यानी अनुसूची 4 से अनुसूची 6 जो है वो हमारी इन 4 राज्यों से संबंधित है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है इन 4 में से एक को गायब कर दिया जाता है, या इन चारों को मतलब 3 को गायब करके एक को ले लिया जाता है और दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा राज्य है जो अनुसूची 6 में शामिल है, या इनमें से कौन सा राज्य अनुसूची 6 में शामिल नहीं है। तो ये भी अनुसूची हमारी महत्वपूर्ण है। अब अनुसूची हम
7 में आएंगे। 7 में हमारे जो राज्यों और संघ है, जो हमारे संघीय क्षेत्र हैं और राज्य हैं, उनके बीच में जो विषय हैं उनको बांटा गया है। तो हम देखते हैं इसमें संघ सूची में हमारे 97 विषय हैं। संघ सूची में हमारे 97 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद मतलब संघ को है, जिसमें वर्तमान में गणना की दृष्टि से इन विषयों की संख्या 98 हो गई है। वहीं राज्य सूची में 66 विषय हैं, गणना की दृष्टि से इस समय 59 है। और इसमें समवर्ती सूची का मतलब होता है संघ और राज्य दोनों मिलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर कानून बना सकते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 97 है, जो गणना की दृष्टि से बढ़ के 92 हो गई है। इस बात को बहुत ध्यान रखें। ये सूचियां हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर प्रश्न आता है कि जो संघ और राज्यों के बीच में जो विषयों का बंटवारा है वो किस सूची में आता है और कौन सी सूची में कितने विषय हैं और कौन सा विषय किस सूची से संबंधित है, ये हम आगे देखेंगे। इसमें 8 में हम भाषाएं देखेंगे। 8 में हमारी भाषाएं आती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर क्वेश्चन आता है ये भाषाओं के ऊपर कि भाषाएं किस अनुसूची में हैं। तो हमारे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी जो अनुसूची 8 में शामिल थी, जिसमें 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन था उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। ध्यान रखें, 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा, 71वां संविधान संशोधन था ये, 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गई। वहीं 2003 में 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो हमारी 2004 से अभी तक विद्यमान है। इस प्रकार हमारी जो अनुसूची 8 है उसमें भाषाओं की वर्तमान में कुल संख्या 22 है। अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं, अगली अनुसूची पे आते हैं। अगली अनुसूची हमारी 9 है। मैंने बताया कि ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी और इसमें कुछ अधिनियम और विनियम जोड़े गए थे। और ये अनुसूची इस कारण जोड़ी गई थी कि भारत में जो जमींदारी प्रथा है उसका अंत करने के लिए और भूमि सुधार के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया था। ये प्रथम संविधान संशोधन था जो 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था और अनुच्छेद 31 का और 31 खा इसमें जोड़ा गया था। इसमें जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार। इसमें एक चीज़ जो खास है वो ये है कि इस अनुसूची में जितने विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब ये है, इसके कानूनों पर पूर्व में ये बात रखी गई थी कि इसमें जो विषय शामिल कर लिया जाएगा उसको मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन पर अपनी राय नहीं करेगा, यानी इन विषयों पर वो अपनी राय नहीं देगा या इनका वो पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। हालांकि इसमें सुधार हुआ था, आगे जाके वो आगे चर्चा करेंगे। 10वीं अनुसूची ये हमारी दल बदल, जो हमारा कानून पहले था, पहले हमारे राजनीतिक दलों की ये भूमिका रहती थी कि कोई भी मतलब राजनीतिक पार्टी का सदस्य, विधायक या सांसद उठकर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता था और एक बड़ा घूसखोरी वाला मामला सामने प्रकाश में आता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए दल परिवर्तन के बारे में हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये जो अनुसूची संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें हम दल बदल पर रोक और साथ ही केंद्र व राज्य
की मंत्रिपरिषद है उसके आकार पर भी अंकुश लगाने के लिए हमारा ये अनुसूची 10 महत्वपूर्ण है। अब हम 11 की बात करते हैं। 11 में हमारी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायतें यानी हमारी गांधी जी की जो अवधारणा थी कि गांव तक शासन, यानी हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है, तो गांव की परंपरा को बनाए रखने के लिए और गांव के जो भागीदारी, शासन में भागीदारी को विद्यमान रखने के लिए इन पंचायतों की व्यवस्था की गई, जिसको हम 11वीं अनुसूची में जगह देते हैं। वहीं हमारी 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो नगर पालिका इस समय वर्तमान में शहरों में कार्य करती हैं, उनकी शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। अब इसको हम आगे थोड़ा सा एक देखते हैं। इसमें हमारी एक चीज़ जो हमारी साथ में हमारी जो सूची, संघ सूची में विषय जो हमारे थे, उसमें हमारे 3 जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ थीं। इनमें जो विषय बांटे गए थे, इसके अलावा भी अगर कोई विषय हमारे पास बचता है तो वो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है और उस पर हमेशा ही केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है, जिसे हम अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा अवशिष्ट शक्तियों में एक हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान है, ये हमारा अवशिष्ट शक्तियों में आता है। अब राज्य सूची के विषय देखते हैं। राज्य सूची में क्या क्या विषय हैं। राज्य सूची में जो मुख्य विषय हैं उनमें हम पुलिस, ध्यान रखें, पुलिस यानी पुलिस में रेलवे पुलिस भी है। ध्यान रखें, रेल हमारी केंद्र का विषय है और रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। तो पुलिस हमारी किस में आती है? केंद्र में आती है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी हमारी राज्य में आती है। प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेल पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार और निखात निधि, ये सब हमारे राज्य सूची के विषय हैं। मतलब इस समय वर्तमान में हमारे जो विषयों की संख्या है वो 66 है, परंतु इनको कम कर इस समय 59 कर दिया गया है। ध्यान रखें, इसमें एक पॉइंट हम आपको और बताना चाहते हैं। प्राकृतिक गैस पर जो विक्रय कर है वो तो राज्य सूची का विषय है, परंतु उत्पाद कर संघ सूची का विषय है। ये छोटे छोटे बिंदु हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जो मुख्य क्वेश्चन जो हमारे हो जाते हैं, जिन पर हमारी मेरिट तय होती है, वो अक्सर हमारे गलत हो जाते हैं या फिर हमारे कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं। तो वहीं पे ऐसा ये एक प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस काय का विषय है। प्राकृतिक गैस तो हमारा राज्य का विषय है, जिस पर विक्रय कर जो लगेगा वो राज्य सूची में आएगा, लेकिन वहीं जो हमारा उत्पाद कर है वो संघ सूची का विषय है। इसी प्रकार हम संघ सूची के विषय में देखते हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाज़ार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, विदेशी मामले, ये सब हमारे संघ सूची के विषय हैं। ध्यान रखें, रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाज़ार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, विदेशी मामले, इसमें हम देखने से ही हमको पता चलता है कि ये एक रेडियो टेलीविज़न को छोड़ दिया जाए तो बाकी मतलब हम देख के ही बता सकते हैं कि ये हमारे संघ सूची के विषय हैं। हम संघ सूची के विषय अगर याद कर लेते हैं या राज्य सूची के विषय याद कर लेते हैं तो संघ सूची के हमारे विषय स्वयं हम छांट लेंगे उनमें से कि हमारे ये संघ सूची के विषय हैं या राज्य सूची के विषय हैं। अब बचता है हमारा समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची में हमारे आर्थिक योजना आती है, जिससे हमारा योजना आयोग का गठन हुआ। आपराधिक मामले, जिसमें हमारी दंड प्रक्रिया शामिल है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हम इसमें आती है। शिक्षा वन इसमें आते हैं। दंड प्रक्रिया इसमें आती है। विवाह विच्छेद, गोद लेना, जानवरों के प्रति क्रूरता और विद्युत,
ये सब भी हमारे किस में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। वर्तमान में इनके 47 विषय हैं जो बढ़कर 52 हो गए हैं। यहाँ एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, शिक्षा और वन ये पहले राज्य सूची के विषय थे, परंतु 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और एक क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि शिक्षा पर कौन प्रभाव डालता है, तो हमारा जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमारे आंसर में आप बिना कुछ देखे आप ये लगा देंगे कि उपयुक्त सभी शिक्षा पर जितना भी है पूरा संविधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार ये समवर्ती सूची के हमारे विषय आ गए। अब हम देखते हैं कि इसमें मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं हमारे, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में, और 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी जिसमें 282 अधिनियम हैं। उसके अतिरिक्त हम देखें 52वें संविधान संशोधन 1985 जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन जिसमें हमारी 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992। और 74वां संविधान संशोधन जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें 18 विषय हैं। 9वीं अनुसूची के विषय में हम कुछ आपको अलग से बताना चाहेंगे। 9वीं अनुसूची में इसमें डाक का वो था, और न्यायिक समीक्षा से बचाव के लिए जो हमारी 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, उसको लेकर विवाद ये हुआ था कि इसमें संशोधन, ये मतलब हाई कोर्ट इसको जांच सकती है या नहीं जा सकती है। तो सबसे पहले ये जो हमारा केस आया था वो हमारा इसमें आप देखेंगे ये कोहलू बनाम तमिलनाडु के केस में ये बात सामने आई थी कि क्या हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। परंतु इस विवाद में ये रखा गया था कि ये समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। परंतु 1973 में केशवानंद भारती के मामले में इसकी पुनः समीक्षा की गई और ये फैसला पलट दिया गया, और ये बात आई कि इन चीज़ों की हम समीक्षा कर सकते हैं क्योंकि ये अनुच्छेद 21, 14, 19 जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है उसको प्रभावित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी ये अनुसूचियों का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, और मैक्सिमम अब आप अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको कहीं मिलते हैं वो आप करके देख लीजिए। आपको शायद ही एक आधी प्रश्न ऐसा बचेगा जो आपको इस आधे घंटे की क्लास में रह गया हो, वरना ऐसा होगा नहीं। संभावना ये है कि हमने अधिकतर पोर्शन ले लिया है और अनुसूचियाँ हमारी समाप्त हो गई हैं। अब हम एक दूसरा विषय और ले लेते हैं जिसमें हम संविधान की उद्देशिका को देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से काफ़ी अच्छे प्रश्न आ जाते हैं। उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना, इसको आप ज़रूर पढ़ लें और याद कर लें। इसको पढ़ लें और याद कर लें। इसमें दे रखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ देखें समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र, ये हमारे शब्द पहले उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में नहीं थे, ये हमारे बाद में संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़े गए थे, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके आगे हम देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी अगर हम
ये बात सामने आती है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय हमारे प्रस्तावना में शामिल हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर हमारा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रता की बात की गई है। और वहीं आगे देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता यानी समानता की बात की गई है। तो इसमें 2 प्रकार की समानताएं हैं, प्रतिष्ठा और अवसर। अब आगे देखते हैं प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता। यानी हमारी जो बंधुत्वता की बात की गई है वो हमारी एक जगह की गई है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ध्यान रखें ये तारीख पूछ ली जाती है 26 नवंबर 1949, और कभी कभी ये तारीख हिंदी में भी पूछ ली जाती है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ध्यान रखें सप्तमी के बाद विक्रमी है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐदत्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसमें उद्देशिका में आप ये ध्यान रखिए कि ये उद्देशिका की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, ध्यान रखना। अब हम नोट में चलते हैं क्या क्या हमारे जो हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1976 में, जो उद्देशिका में हुआ था, और हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। 26/1/1950 को ये नहीं था, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए और 3/1/1997 को ये हमारी उद्देशिका में शामिल हो गए। वहीं दूसरे में हम देखते हैं प्रस्तावना को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 भारतीय संविधान का अंग स्वीकारा गया। इससे पूर्व बेरुवरी बाद में 1960 में नहीं स्वीकारा, मतलब बेरुवरी में नहीं स्वीकारा लेकिन केशवानंद भारती में इसको स्वीकार किया गया। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने पुनः प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। आगे देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा। यहाँ हमारा केशवानंद भारती वाला जो हमारा वाद है वो बहुत मुख्य है, जो 1973 का है। इसके आगे देखते हैं जवार, इसमें आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1940 को, जिसमें 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका के रूप में स्वीकारा। कब स्वीकारा ये हमें? 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी को हमारा ये स्वीकार कर लिया गया। अब संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर। 1 प्रकार के भ्रातृत्व यानी बंधुत्व को बढ़ाने के लिए की बात की गई है। ये हमारे मुख्य हैं, आप इसको ध्यान रखिए। अगला हम देखते हैं प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, मतलब संविधान में यदि कोई विशेष प्रस्ताव है तो हम संविधान की प्रस्तावना
के आधार पर उसको समाप्त नहीं कर सकते और इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना संशोधन को हम देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में हमारे 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। अगला देखते हैं, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। ये एक सिद्धांत है और सिद्धांत कौन सा है? सार्वभौमिक सिद्धांत ये है हमारा है। संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया है। वहीं अगर अम्बेडकर के संदर्भ में ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा, अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कह के पुकारा है। अम्बेडकर जी ने संविधान को पवित्र दस्तावेज भी कहा है। इसके आगे हम और देखते हैं, सर्वप्रथम बेरूबारी यूनियन बाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। यानी बेरूबेरीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही प्रस्ताव जो फैसला था वो पलट दिया और फुल बेंच में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है। पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण स्वीकार किया गया है। बोनई मामला हमारा पहला है और केशवानंद भारती वाला हमारा दूसरा है। अगला देखते हैं, प्रस्तावना रूपरेखा प्रस्तुत करती है मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों की। प्रस्तावना किस किस की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों। आज हमने जो संविधान के लगभग 15% पोर्शन ख़त्म कर दिया है। इसमें हमने एक देखा है कि संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है। संविधान का जो भाग हमको पढ़ना है उसमें हमने देखा है, तो हमने आज अनुसूची हमारी हो गई और उद्देशिका हमारी कंप्लीट हो गई। हम अनुसूची देख लेते हैं एक बार फिर से। अनुसूची 8 अनुसूचियाँ थीं जो वर्तमान में 12 हो गई हैं। पहली रंग संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, दूसरी हमारी वेतन भत्तों से, तीसरी में हमारी शपथ है, लेकिन इस शपथ में राष्ट्रपति शामिल नहीं है। चौथी हमारी राज्यसभा में क्षेत्रों से संबंधित है। पांचवी हमारी अनुसूचित क्षेत्रों के नियंत्रण प्रशासन से संबंधित है जो राष्ट्रपति को अधिकार है। छठी हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो राज्य हैं, 4 राज्य हैं, उनसे संबंधित है। सातवां हमारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय दे रखे हैं। 8वीं में हमारी भाषाएं दे रखी हैं, जिसमें मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में हमारी 22 हैं। 9 में हमारे अधिनियम हैं जो भूमि सुधार से संबंधित हैं। 10 में हमारा दल बदल से संबंधित कानून हैं। 11 में हमारी पंचायतों से संबंधित शक्तियां हैं। 12 में हमारी न्यायपालिका है। ये हमारी ध्यान योग्य विषय हैं और अवशेष शक्तियाँ हमारी हम ध्यान रखें केंद्र के पास रहती हैं। और उद्देशिका हम पढ़ चुके हैं एक बार, और ये इस तरीके से हमारे उद्देशिका का भी चैप्टर आज ख़त्म हो गया। तो हमारे आज संविधान का ये जो मुख्य कार्य था वो हमने 2 भागों में समाप्त कर दिया। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम 2 चैप्टर और लेंगे। हम अधिकतम 6 से 8 क्लासों में इसको ख़त्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप कोई भी अगर आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क करें। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। कोशिश की है कि आपके जो उद्देशिका और अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन हैं वो सभी आपको मिल जाएं। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।